નમસ્કાર, હું છું રોનક પટેલ. સંદેશ ન્યૂઝના ટુ ધી પોઈન્ટમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. દિલ્હીની જ્યારે પણ વાત થાય ત્યારે એક જ નામની ચર્ચા થાય છે, અરવિંદ કેજરીવાલની. જી હા, કોમન મેન તરીકે કેજરીવાલ ઓળખાઈ રહ્યા છે. પરંતુ આવા જ એક કોમન મેન દિલ્હીમાં છે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા છે, ડૉક્ટર હર્ષवर्धन. આપણી સાથે છે ડૉક્ટર હર્ષवर्धन. आपનું स्वागत, आपका स्वागत करता हूँ संदेश न्यूज़ में. सर, आप तो पेशे से डॉक्टर रहे हैं, कहाँ चूक रह गई? अब देखिए, हमें सबसे ज़्यादा सफलता मिली है और सबसे ज़्यादा सीटें हमें मिली, सबसे ज़्यादा वोट हमें मिले, सबसे ज़्यादा वोटों का स्वाभाविक है प्रतिशत हमें मिला। और दुर्भाग्य से करीब 10 सीटें ऐसी हैं जो हम लोग बहुत थोड़े मार्जिन से हार गए। 300 के मार्जिन से, 400 के मार्जिन से, 700 के मार्जिन से, इस तरीके से। दूसरी बात बड़ी स्पष्ट रूप से उभर कर आई कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट देकर सरकार में लाना चाहती थी, और खाली दिल्ली में ही नहीं, सारे देश में वो लाना चाहती है। आप तो डॉक्टर रहे हैं और माने हुए डॉक्टर हैं, जो हमारे संवाददाता और जो लोग बताते हैं कि मजे हुए डॉक्टर हैं, हर चीज़ का पोस्टमार्टम करते हैं। ये भी पोस्टमार्टम किया होगा कि 5-7 सीटें जो भी। देखिए, ऐसा है कि हमारे को ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो एक नई पार्टी का जन्म हुआ, स्वाभाविक होता है कि जब कोई भी चीज़ नई आती है उसके प्रति थोड़ा सा आकर्षण होता है। और उस नई पार्टी ने अपने जन्म के बाद अपने लिए स्थान बनाया। आकर्षण के कारण उनको भी कुछ न कुछ स्थान मिलना स्वाभाविक था। जो उन्होंने अपने लिए स्थान बनाया उसमें उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो था जो कांग्रेस पार्टी के पास था, लेकिन उसमें से थोड़ा सा स्थान उन्होंने हमारा भी शायद छीन लिया। हमें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सबसे बड़े दल होने के नाते कहा था सरकार बनाइए। बिल्कुल सर, जनता यही हम चाहते तो हम पहले दिन जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को कह के सरकार बना सकते थे, शपथ ले सकते थे, मुख्यमंत्री बन सकते थे। और आप जानते हैं कि जब आदमी सरकार बनाता है तो बहुत सारे लोग स्वतः भी आ जाते हैं, लेकिन हमने ये कहा पहले ही दिन, कुछ ही घंटे में फैसला करके बताया कि हम किसी भी जोड़ तोड़ से, किसी भी खरीद फरोख्त की, या जिसको आजकल एक शब्द प्रचलित है अंग्रेज़ी में हॉर्स ट्रेडिंग पॉलिटिक्स में, हम उस तरीके से हम सरकार नहीं बनाएंगे। अगर जनता ने हमें 36 सीटें नहीं दी हैं जिसके बनाने पर सरकार बनती है, अगर उसमें 3-4 सीटों की कमी रह गई है तो कोई बात नहीं, हम जनता के बीच में दोबारा जाएंगे। क्या लग रहा है सर, ये आदेश देने का मौका, जनता का मौका फिर कब आएगा, जिस प्रकार से सरकार बनी है जी? देखिए, हमारे लिए, मैंने जैसा कहा ना कि कोई, हम ऐसा नहीं कि हम इसी इंतजार में बैठे हैं कि वह जनता कल मौका दे तो परसों सुबह हम बैठ के सरकार बना ले। अब एक दूसरी पार्टी ने, जिसको स्पष्ट जनादेश भी नहीं था, जो दूसरे नंबर पर थी, जिनके पास 8 सीटें मेजॉरिटी फिगर तक पहुंचने में कमी थी, उन्होंने कहा हम भारत की राजनीति को स्वच्छ करेंगे, साफ़ करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और चुनाव लड़ते समय और उसके पहले भी, जब उन्होंने पार्टी भी नहीं बनाई थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। उसकी देश की सरकार ने दुनिया में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है, दिल्ली की सरकार ने देश में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है। उस सरकार ने बराबर घोटाले किए हैं। उनके जो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे, वो दिन में आधा दर्जन बार जब चुनाव की सभाओं में भाषण करते थे तो कहते थे हम कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, इनके घोटालों की जांच करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला तो उन्होंने उसी भ्रष्ट और बेईमान कांग्रेस के साथ मिलकर एक गठबंधन करके और एक सरकार बना ली। सर, खास करके आपकी पार्टी के लीडर्स के इस प्रकार के बयान भी आए थे कि तोड़जोड़ किया गया, डील किया गया, कोई उद्योगपति भी उसमें शामिल है, पूरी बात क्या? आप जानते हैं नितिन गडकरी जी, और उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा, हमारे देश भर के, मतलब दिल्ली भर के समस्त कार्यकर्ताओं की, सारे मीडिया की उपस्थिति में कहा, और ये बात अब सिद्ध भी हो गई। जिस तरीके से एक भ्रष्ट पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार ने अपनी दिल्ली में विश्वास मत प्राप्त किया, तो बड़ा स्पष्ट भी हो गया कि दोनों के बीच में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है।
और अब देखिए जो कुछ उन्होंने डिटेल्स जितने भी बताए, अब जब इतना बड़ा नेता कोई बात कहता है बड़ी जिम्मेदारी से कहता है, तथ्य होते हैं उसमें। उसके बारे में उन्होंने ये भी कहा कि मैं तथ्य समय पर, उचित समय पर उनको उजागर भी करूँगा। ऐसे स्थान पे बात किया तो, लेकिन उन्होंने उन भ्रष्ट कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ, भ्रष्ट मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनके घोटालों के खिलाफ जांच आज तक शुरू नहीं की। हमने जब उनको ये बात ध्यान दिलाई तो उल्टा उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन के पास कोई सबूत है तो दे शीला दीक्षित जी के खिलाफ। अब हमारा ये पूछना है कि जिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ आप दिन रात ज़ोर ज़ोर से शोर मचा के कहते थे ये भ्रष्ट हैं, बेईमान है, कांग्रेस बेईमान है, अब उनकी जांच करने के लिए हमने तो उनको विधानसभा में आरोप पत्र भी दिया है जिसमें पूरे घोटालों की लिस्ट दी है, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास कोई सबूत नहीं थे तो आप इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के क्यों बोलते थे? इसका मतलब कि आपकी राजनीति झूठी है। क्योंकि संख्या बल के हिसाब से देखें तो आपकी पार्टी से काफ़ी कम एमएलए उनके पास है, सेकंड नंबर की पार्टी है जी। अब स्वाभाविक तौर पे विपक्ष में बीजेपी बैठ रही है, आपको क्या लग रहा है सरकार जो है स्टेबिलिटी के साथ चल पाएगी? और जो वादे दिए हैं वो पूरे, देखिए स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं चले, हमारा कोई अनस्टेबल करने का कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारी कृपा से वो सरकार चल भी नहीं रही है और हमारे उनको समर्थन की ज़रूरत भी नहीं है। सर क्योंकि दिल्ली की बात कर रहे थे तो जिस प्रकार के हालात बने हैं, खास करके जिस प्रकार के चुनाव के नतीजे आए, जिस प्रकार से सरकार बनी है दिल्ली में, पार्लियामेंट के चुनाव भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो नतीजे आए उसके बाद जिस प्रकार से सरकार बनी उसकी पार्लियामेंट के जो चुनाव है, खास करके दिल्ली की बात करें तो क्या असर? नहीं, किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। पार्लियामेंट के चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं। देखिए भारत की जनता ने फैसला कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना है। खास करके आप पार्टी जो है कम से कम बीजेपी के लिए दिल्ली में तो चुनौती साबित हुई, आपको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में दिल्ली या दिल्ली के बाहर भी आप पार्टी का वजूद बन सकता है? हमें कोई चुनौती नहीं लगती है। देखिए जो अब दूसरी पार्टी के बारे में क्या बोला जाए, सारी चीज़ें उनके बारे में जनता के ध्यान में आ रही हैं और किसी को सार्वजनिक हम चैनल पर आकर आपके मैं क्रिटिसाइज़ करूं उसकी आवश्यकता नहीं है। हम भारत में राजनीति अपने पार्टी के विचार पर करते हैं, अपनी नीतियों के आधार पर करते हैं, देश के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है उसके आधार पर करते हैं, हमारी पार्टी का जो सोच है उसके आधार पर करते हैं। डॉक्टर साहब जब पार्लियामेंट की चुनाव की बात करते हैं तो चर्चा होती है मिशन 272+। इवन नरेंद्र मोदी जी ने भी कल एक ऐप्स लॉन्च किया। 272+ का जो मिशन है नरेंद्र मोदी जी का या तो बीजेपी का, आपकी ओर से मतलब दिल्ली से क्या सहयोग मिल सकता है? क्योंकि अब पिछले चुनाव में देखा गया दिल्ली में कांग्रेस के साथ तो हमारे जहाँ तक सहयोग की सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी है। हम वहाँ से तो 7 लोकसभा की सीट हैं, 7 में से 7 लोकसभा की सीट दे सकते हैं। अगर उस 272 में हम 7 से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते दिल्ली की अगर बात करें, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली मिनी इंडिया है। तो आप ये देखेंगे कि दिल्ली के माध्यम से हम अपने मिनी इंडिया की जो तस्वीर है वो सारे देश के अंदर उसको उभार कर दिखाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को बहुत भारी सफलता के साथ भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर दिल्ली की बात पूरी करें उसके पहले एक दिल्ली से ही जुड़ी एक बात जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि केजरीवाल बोल रहे थे शीला दीक्षित के खिलाफ जांच के, भ्रष्टाचार के आरोप के, अब आप विपक्ष में हैं, स्वाभाविक तौर पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो जाएंगे, किस प्रकार की डिमांड रहेगी, किस प्रकार की शीला दीक्षित या उनके नेताओं के खिलाफ? नहीं, हमारी डिमांड देखिए बड़ी स्पष्ट है। हमारा ये कहना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के हम लोग पक्षधर हैं, जीवन भर हम लोगों ने यही किया है और भ्रष्टाचार के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करने के पक्ष में रहते हैं। तो इतने दिल्ली में 15 साल के शासनकाल में कॉमनवेल्थ गेम्स से इतना बड़ा घोटाला हुआ, शुंगलू कमेटी प्रधानमंत्री जी ने अपॉइंट की, उसमें 20 जगह पर ऐसे उल्लेख हैं जहां सरकार के द्वारा अनेक किए गए फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है अनेक कारणों से। बिजली निजीकरण का दिल्ली में घोटाला है, ट्रांसपोर्ट का घोटाला है, बसों की खरीद का घोटाला है और भी कई दर्जनों घोटाले। हमने तो पूरी एक पुस्तक उस पर पब्लिश की, विधानसभा के सत्र में विधानसभा के पटल पर भी रखी है। इन सब की जांच होनी चाहिए। डॉक्टर साहब खास करके जो चुनाव के दिन थे या नतीजों के दिन थे, आपके विजुअल हम लोग भी देख रहे थे जो दिल्ली से आते थे, आपकी सिंप्लिसिटी
की भी चर्चा होती थी और उसमें कोई दो राय नहीं कि आपका जीवन जो है किस प्रकार से आम इंसान की तरह रहा है। अब केजरीवाल की जो भी चर्चा है एक कॉमन मैन के तौर पर होने लगी है, जिस प्रकार से सड़क पर नज़र आते हैं वैगनर कार में, ये सब चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? आप कहें कि हम बंगला नहीं लेंगे, लेकिन आप सबसे पहले विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही आप दो बड़े बड़े जो है बंगले लेकर उनको अलॉट भी करा लें, अपने परिवारजनों को भी दिखा दें। अब बाद में मीडिया के अंदर जब खबर दूसरे तरीके से चलनी शुरू हो जाए तो उसके ऊपर आप अपना नया निर्णय दिखाने की कोशिश करें। लेकिन आप कहें हम सिक्योरिटी तो लेंगे नहीं, लेकिन आपकी 3 लेयर की सिक्योरिटी में 10 गुना ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हो, आप सरकारी फंक्शन जो 20,000 रुपये में हो जाता हो किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के बंगले पर या उनके दफ्तर में, उसको आप 50 लाख रुपया खर्चा करके बड़े एक मैदान के अंदर करें और वहाँ 4,000 पुलिस के लोग सिक्योरिटी के लिए लग जाएं और वहाँ एक सरकारी फंक्शन को आप अपने पार्टी के पॉलिटिकल फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, तो खाली सादगी का या शुचिता का नारा देने से तो सादगी और शुचिता नहीं आएगी। ईमानदारी ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको प्रचार करने से ईमानदारी होगी। आपको क्या लगा जो सादगी जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है या मुझे कुछ दिखाना कहने की ज़रूरत नहीं है, ये जनता को देखना है, जनता को देखना है, हमें कुछ नहीं कहना है। हमें ये कहना है कि आम आदमी के नाम पर केवल आम आदमी को जो उसके हित हैं उन पर कुठाराघात करके आम आदमी के नाम को लेकर केवल राजनीति हो, इसके बारे में भी आम आदमी को थोड़ा चिंता करनी पड़ेगी। क्या लग रहा है गुजरात मॉडल कितना काम लगेगा आने वाली चुनाव? नहीं, अब गुजरात का मॉडल जितना हम जानते समझते हैं ये एक सफल मॉडल है, यहाँ बहुत विकास हुआ है। सर 272 प्लस अकेली बीजेपी की एनडीए की? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की इस समय देश में खाली हवा ही नहीं, उनके नाम की आंधी चल रही है।